हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स डिकोडेड। और ये आपकी आंसर कीज हैं पेपर टू पार्ट वन, LDC 21-22, जो अभी आपका 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले पेपर टू की बना रहा हूँ, बिकॉज जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बोल रहे थे कि पेपर टू थोड़ा इस बार लेंदी था, थोड़ा डिफिकल्ट था, इसकी कीज पहले निकाल दीजिए। तो पहले इसकी निकाल रहा हूँ। ये पार्ट वन है, अराउंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 62 तक इसमें रहेंगे। सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, जहाँ पे आपका लास्ट 120 क्वेश्चंस तक जो आपके आंसर्स हैं वो मैं पोस्ट कर दूंगा। ओवरऑल जो इसकी असेसमेंट मैंने की है क्वेश्चन पेपर की, उसके अंदर पेपर थोड़ा लेंदी भी था, थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो पिछले पेपर्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफिकल्ट तो खैर हो ही जाता है जब जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं आता है। पर ओवरऑल जो इसकी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे जो करंट न्यूज़ में हो। अब करंट न्यूज़ के अंदर न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। करंट न्यूज़ में का मतलब क्या है कि डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो है जो भी आपकी कंसर्न नोडल एजेंसीज हैं, उन्होंने उसके ऊपर कोई पॉलिसी लेटर इशू किया हो। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने अभी रिसेंटली जो 2022 के अंदर पॉलिसी रिवाइज की हैं या री इशू की हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पे फिक्सेशन के ऊपर थे। तो पे फिक्सेशन के ऊपर अभी 2022 में उन्होंने एक रिफ्लेक्शन पेपर निकाला था, जिसके अंदर उसके उन्होंने सब सारे के सारे जो आपके केसेस हैं, लाइक स्टेपिंग अप ऑफ पे, बंचिंग, इसके ऊपर उन्होंने पूरा पूरा एक पेपर निकाला था। तो उसके ऊपर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आज डिस्कस करूंगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखा करो जब आप प्रिपेयर करते हो। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपका आज का डिस्कशन। ये आपका सेट ए है, और इस सेट ए के अंदर मैं जो इसके अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, एड टू प्रोसेसिंग आर टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट यूज दिस। इसमें लिखा हुआ है कि कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स। तो कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स, अगर आपने CSM में पढ़ा हुआ है, ये आपका पैरा नंबर 111.4 के अंदर ये है कि इसका जो आंसर है वो है आपका स्टैंडिंग गार्ड फाइल। स्टैंडिंग गार्ड फाइल के जो 3 जो आपके पार्ट्स होते हैं वो होते हैं रनिंग समरी, और कॉपी ऑफ डिसीजन, जहाँ पे आपका डिसीजन की जो हुआ है उसका कॉपी, और तीसरा होता है आपका मॉडल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये तीनों उसके जो है पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड कन्वेइंग द फाइनल ऑर्डर इन डिसिप्लिनरी केसेस। आपको मालूम है इसका आंसर ऑर्डर होता है। ऑर्डर दो जगह यूज होता है, एक आपका फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर यूज होता है, और दूसरा जो है आपका डिसिप्लिनरी केसेस में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेक्ट ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोला, तो इसके अंदर पहला ही देखिए, उससे बोला 4 कैटेगरीज। इसी से क्लियर हो जाएगा ये आंसर एक्चुअल में ये रॉन्ग है। ये एक्चुअल में अभी कैटेगरीज क्या होती हैं, 3 होती हैं, A, B एंड C। तो ये आपका रॉन्ग है, बाकी सारी की सारी जो है आपके ऑप्शंस करेक्ट है। उससे नोट नोट पूछा था तो नोट में इसका आंसर ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कट मोशन इज करेक्ट। अब यहाँ पे जितने भी लिखा हुआ है ना, आपको उसको बेसिक समझना होगा। ये सारे का सारा आपका एक्चुअली पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से रिलेटेड ज्यादा काम है। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट जो होता है वो 10 रुपीज का नहीं होता है, वो 1 रुपी का होता है। ठीक है, इसके अंदर हम पॉलिसी को डिसअप्रूव कर देते हैं। इकोनॉमिक कट, यहाँ पे उसने स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि डिमांड ऑफ ₹100। ये भी रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे आपका इसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट होता है। स्पेसिफिक अमाउंट मतलब कि अगर सपोज करो 50 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ हुआ है, और हमें लगता है कि नहीं ये 50 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर तो 45 करोड़ लगने चाहिए, तो मैं 5 करोड़ का जो है इकोनॉमिक कट लगाऊंगा, प्रपोज करूंगा। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। टोकन कट मोशन सीक्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड बाय ₹1000। ये भी रॉन्ग है आपका, बिकॉज ये 1000 नहीं होता है। टोकन कट आपका ₹100 का होता है। द पीरियड ऑफ नोटिस ऑफ अ कट मोशन इज, ये आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, और उसने आपसे यही पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन,
in the context of e-office procedure, which one of the following statement is not correct? चार आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और उसके बाद आपसे पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। द सीआर यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैनिंग, करेक्ट है ये। इफ एनी एनक्लोजर इज टू बी dark not received, then it should be called for telephonically and electronically। बेसिकली ये इस इंफॉर्मेशन को मैं करेक्ट मान लेता हूँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एज एक्सपेडिटली एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके उसको मंगाओ। ओके। और वेयर voluminous books are received as annexure, the sender may be requested to send the soft copy or public website link from where it could be downloaded, ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। आफ्टर ई डायरेक्शन द फिजिकल डाक इज सेंड टू द रिकॉर्ड रूम, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि ये क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर सेक्शन को ये एड्रेस होती है उनके पास भेजा जाता है, रिकॉर्ड रूम में नहीं भेजा जाता है। उसने आपसे पूछा था नॉट करेक्ट, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ई फाइल नंबरिंग सिस्टम एंड द रिकॉर्ड मैनेजमेंट आर करेक्ट? यहाँ पे आपका बिफोर एन ई फाइल इज रिकॉर्डेड द जिस्ट ऑफ द important decision contained in that file are required to be uploaded on the department website, ये करेक्ट है। और ई ऑफिस सिस्टम डज नॉट परमिट डिस्पोजल ऑफ कम्युनिकेशन बाय नोटिंग एंड रिप्लाईज देयर ऑन रिटर्निंग देम सेंडर, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। A standard e-file index has been prepared by the National Information Center, ये भी इनकरेक्ट है। One copy of the archive digital record is to be maintained at the disaster record site। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं सिंपली गेस वर्क से हिसाब से कर रहा हूँ, मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं मिला, लेकिन जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के हिसाब से मैंने इसको गेस किया है। इसको चेक कर लीजिएगा कि ये इसके अंदर कोई मिल जाए तो भी बता भी दीजिएगा। सेवंथ, which one of the following is not a type of application filed in the cat? ये modified application कुछ नहीं होती है। अगर आप एमए की बात करें कि सर एमए तो होता है, एमए जो होता है वो मिसलिनियस एप्लीकेशन होता है, मॉडिफाइड एप्लीकेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर एट, which of the following statement regarding the public grievance redressal mechanism in the government of India is are correct? A grievance lodged offline are required to be uploaded on CPgram, ये बिल्कुल करेक्ट है। कंप्लेंट सेंड बाय ईमेल शुड बी अटेंडेड फॉर रेजोल्यूशन, ये इनकरेक्ट है। पब्लिक ग्रीवांस रिकॉर्ड्स आर आर्काइव्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 years, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इज नॉट इंटीग्रेटेड थ्रू सीपी ग्राम्स, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। उसने क्या पूछा आपसे, करेक्ट, 1 and 3, तो 1 and 3 आपका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सीपी एससी? सीपीएससी का बेसिक वो है कि आपका 50% से ऊपर आपका स्टेक होना चाहिए, और इसके अंदर जो है आपका आंसर जो है डायल जो है वो सीपीएससी नहीं है, ठीक है। आपका ओएनजीसी है, हेल है, आपका एलआईसी भी है, तो इसका आंसर जो है इसके हिसाब से क्या हो गया, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट, 10th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गाइडलाइंस ऑन नोटिंग। नोटिंग का जो आपका चैप्टर है एमओपी के अंदर, उसके अंदर ये सारी सारी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। ये आपका नोट इज अ रिमार्क रिकॉर्डेड ऑन अ केस टू फैसिलिटेट डिस्पोजल। अ नोट शुड हैव वर्बेटिम रिप्रोडक्शन, ये नहीं होना चाहिए। अ नोट कैन बी रिटन इन ग्रीन इंक, ये भी नहीं होना चाहिए। अ रिप्लेसमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द नोट which have already been recorded on a file when the file has been further noted upon is not permitted, ये correct information है। और उसने आपसे correct पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। 11th के अंदर जो है वो क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अनस्टार्ड क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड orally, नहीं, orally नहीं होता, रिटर्न आंसर होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क ए क्वेश्चन ऑन अ मैटर विच इज नॉट प्रिलिमिनरी कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी नहीं पूछ सकते हैं। नॉट मोर देन 5 इंक्लूडिंग वन स्टार क्वेश्चन डिस्टिंग्विश्ड बाय एस्ट्रिक, ये करेक्ट है।
और क्वेश्चन ओरिजिनली आस्क्ड इन हिंदी इज आइडेंटिफाइड बाय डैगर मार्क, ये भी करेक्ट है। तो थर्ड और फोर्थ इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? 11th हो गया। 11th का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आपका 12th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सैंक्शन। तो द रेजिडुअल, इसमें पूछा क्या है इसने? करेक्ट, पहले ही चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। Residual financial power have been laid down in the delegation of financial power, लिखा हुआ नहीं है वहां पे स्पेसिफिकली कि किसको पास है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल पावर जो है रेजिडुअल जो है जो भी रहेंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रहेंगी। द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक मनी इज गाइडेड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, ये करेक्ट है। ऑल financial sanction issued by the Department of Central Government should be addressed to the account officer concerned, and if any payment is to be made to on authority, तो ये आपका करेक्ट है। और copies of the sanction related to the creation of posts are required to be endorsed to the audit officer, ये इनकरेक्ट है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो गया सी। 13, which one of the following statement are correct? The council of ministers is collectively responsible to the president of India, wrong। लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Disagreement in cases where the subject matter concern more than one department will be put up before the cabinet or the cabinet committee, correct है। Standing finance committee of this जो है आपका is headed by the secretary expenditure, ये wrong है। आपका legislative proposal of a ministry department that need parliament approval are to be approved by the cabinet, ये correct है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया? सी। 14th, 14th का जो है इसका चेक करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द प्रेजेंट shall address both houses of parliament on the commencement of every session नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर होता है, दैट इज जहां पे आपका फाइनेंस जो आपका बजट वाला सेशन होता है उसमें होता है। द quorum to constitute a meeting of Lok Sabha is 1/10 of the total number of the member of the Lok Sabha excluding the speaker, ये वर्ड excluding लिखा हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। ये इंक्लूडिंग द स्पीकर और द प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर इन द लोक सभा, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, बिकॉज प्राइवेट मेंबर बिल भी होते हैं। तो इसके हिसाब से डी इसका आंसर है। द अप्रोप्रिएट एक्ट सिक्योर द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच ग्रांट अपॉन द सर्विस फॉर विच द ग्रांट इज मेड। 15th, which one of the following statement is correct? Interdepartment note on UN note is one and the same, ये correct information है। तो यहीं से खत्म हो गया बात, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका MOP के अंदर लिखा हुआ है, अर्लियर नोन एज यूओ नोट, ठीक है। तो वो यूओ नोट और ये सेम होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15th का, ये पैरा नंबर 8.1 चेक कर लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है MOP का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the transaction of business rules is not correct? तो not correct पूछा, ध्यान रखिए। These rules apply to the conduct of the sovereign monetary system, this नहीं apply नहीं होते हैं, उनके ऊपर apply नहीं होते हैं। These rules seeks the define the obligation of each department in the matter of in the each department in the matter of the disposal of business allotted to it, ये correct है। These rules specify the classes of the cases to be submitted, ये भी correct है। These rules specify the circumstances in which the department primarily concerned with the business under disposal, which have to consult other department and secure their concurrence before taking the final decision, ये भी correct information है। उसने पूछा था not correct, तो इसके हिसाब से सिर्फ वन है, वन के हिसाब से इसका जो आंसर हो गया वो ए हो गया। Question number 17. A financial sanction issued to one of the department of the central government did not mention the period for which it was valid. In the circumstance, which of the following statement will be valid? तो 17 के अंदर जो पहला देखते हैं, it will lapse in if full or part
इज नॉट मेड ड्यूरिंग द 12 मंथ और फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यही करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं करते हो कि कब तक इसके सैंक्शन है, डेट मेंशन नहीं करते हो, तो उस केस के अंदर आपको 12 मंथ और या आपका फ्रॉम द डेट ऑफ इशू में कुछ पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट करनी होगी। 18th, which one of the following statement regarding the zero hour is not correct? तो इसके अंदर पढ़ लीजिए, both of the house has 0 hours, correct है। member are allowed to raise matter of urgent public importance during the 0 hour, correct है। 0 hour follows the question hour, ये incorrect information है, ठीक है, क्योंकि अगर आप राज्यसभा की बात करो, राज्यसभा के अंदर 0 hour से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आवर वहां पे 12 o'clock होता है, और आपका लोकसभा में क्वेश्चन आवर जो है पहले होता है 11 बजे और 0 hour बाद में होता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली वेस्ट इन द, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट। स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। इसके अंदर जितने भी आप देखोगे ना, चारों देखो, अटेंडिंग कोचिंग कैंप अंडर द राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम, करेक्ट है। ट्रेनिंग विद पीएनटी यूनिट ऑफ द टेरिटल आर्मी, करेक्ट है। ट्रेनिंग एज ए मेंबर ऑफ द सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, करेक्ट है। और आपका डोनेटिंग ब्लड, ये भी करेक्ट है। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इसका आंसर डी है। 21, मिस्टर एक्स एंड वाई आर द टू अलोटी, और दोनों को अलग अलग मिला हुआ अकोमोडेशन, दोनों शादी कर लेते हैं, तो ये बताइए कितने टाइम के अंदर अंदर को खाली करना पड़ेगा दोनों में से किसी एक को, क्योंकि आप अगर दो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों को नहीं मिल सकता है, एक को ही मिलेगा, तो दोनों में से एक जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशन को खाली करना पड़ता है 1 महीने के अंदर अंदर। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, इसके अंदर देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको ध्यान रखना, थ्रू ऑन एफर्ट, बिकॉज अगर आप दूसरी चीजों को देखोगे, वहां पे प्राइजेस और भी मिलते हैं, इफ यू सिक्योर 70% ऑफ मार्क्स एंड अलग, वो वाला नहीं देखना है, देखना है थ्रू ऑन एफर्ट। तो उसके हिसाब से जो इसका जो आंसर बनता है, वो प्रबोध को जो है वो आप मिलते हैं 1600, परवीन वाले को मिलते हैं आपका 1500, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर सिर्फ ए करेक्ट बनता है, बाकी सारे चेक कर लीजिएगा, मैं जस्ट टाइम बचाने के लिए बाकी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आंसर इसका ए ही है। अब 23, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन ऑफ ट्रीटिंग ट्रेनिंग एज ड्यूटी। तो इसके अंदर जो है आपका फर्स्ट इंडिया में होनी चाहिए, ये करेक्ट है। और आपका सेकंड, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर, ये भी करेक्ट है। इट शुड नॉट बी नॉन ऑब्लिगेटरी, ये इनकरेक्ट है। इट शुड बी इन प्रोफेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे शुड की जगह शुड नॉट होना चाहिए था, तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो है वो क्या हो गया, बी हो गया। एफ आर के स्टार्टिंग में जो, जहाँ पे एफ आर 9 है, जहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें सबके सब है। पावर विच कैन नॉट बी रीडेलीगेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री टू सबॉर्डिनेट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, राइट ऑफ द लॉसेज के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कर सकते हैं, अगर आपका 5% ऑफ ओरिजिनल बजट का प्रोविजन का रीअप्रोप्रिएशन है, उसके लिए कर सकते हैं। उसने क्या पूछा आपसे, उसने आपसे ये पूछा कौन सा करेक्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 25th, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इट ट्रांसफर फ्रॉम द हायर पोस्ट टू लोअर पोस्ट ऑन हिज रिटर्न रिक्वेस्ट, हिज पे शैल बी फिक्स्ड अंडर FR 22। आप में से कुछ लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे, अब बोल रहे होंगे कि सर 15 अल्फा होता है, 15A जो है उसके अंडर में वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन पे उसकी फिक्स होती है FR 22 1A3 के अंडर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपनसेटरी अलाउंस इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट उसने पूछा, तो it is an allowance granted to meet personal expenditure necessitated by the special circumstances in which duty is performed। तो करेक्ट है ये। तो इट इंक्लूड्स ट्रेवलिंग अलाउंस, ये भी करेक्ट है। इट इंक्लूड्स समचुरी अलाउंस। अब देखिए, अगर आपको पता हो 7 CPC के बाद समचुरी अलाउंस खत्म हो गया है, तो बेसिकली यही
जो है वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, सी। 27th, the traveling allowance of a government servant both in respect of journey on transfer to the foreign service and return। तो ये कौन कौन करता है? ये आपका जो भी आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट होता है, यानी कि जो फॉरेन एम्प्लॉयर होता है वो इसको करता है। Which of the following is not a characteristic of the honorarium? It is granted to the government servant as remuneration for special work of an occasional or intermittent character। Correct है। It should not be paid for work related to reviewing, weeding and this, ये भी correct है। It is paid from a source other than Consulate Fund of India। ये incorrect information है, क्योंकि जो आपका ऑनरेरियम और आपका फी, दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। ऑनरेरियम जो होता है वो सीएफआई से पे होता है, और आपका जो फी होता है वो आपका अदर देन सीएफआई से होता है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू इज मोर देन 2000 एंड एयर जर्नी इज इन्वॉल्व, यू सिंस एयर जर्नी इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इसके अंदर आपका 12 डेज का आंसर होगा। अगर एयर जर्नी इन्वॉल्व ना होती तो 15 डेज का आंसर होता, लेकिन सिंस एयर जर्नी इन्वॉल्व है इसलिए इसका आंसर 12 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग would justify the stepping up of pay in respect of a government servant which of respect to junior? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो both senior and junior government servant belong to the same cadre and post in which they have been promoted are identical। Identical होना चाहिए पहली बात। A senior joins the higher post later than the junior for whichever reason। ये for whatever reason लिखा है ना, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई है। ठीक है। The level in the pay matrix of the lower and the higher post in which the senior and junior servant are entitled to draw are identical। ये भी आपका करेक्ट है। और चौथा जो है आपका द अनोमली in the pay of senior and junior is a result of application of the provision of the fundamental rules FR 22 1A1 read with the rule 13 of this। ये भी करेक्ट है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, डी आंसर हो गया। 31, 31 का है ऑफिसर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पे लेवल आर एंटाइटल्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल इफेक्ट 6000 किलोमीटर ऑफ गुड्स ट्रेन व्हीकल एंड सिंगल कंटेनर। सिंगल कंटेनर की वजह से इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट, इन केसेस वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देयर ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद इन 6 months, तो उसके अंदर विद इन 6 months बट आफ्टर 60 days, तो उसके अंदर बताइए उनको कितना मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है बी। अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। इसमें ये नहीं बताया कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेम स्टेशन। अगर सेम स्टेशन से नहीं होता है तो उनके इस चीजों का कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों को अलग अलग सीटीजी मिलता ही मिलता है। ये लिखा हुआ नहीं है, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि यही है। तो इसमें होता क्या है, अगर विद इन 60 days होता है सेकंड का स्पाउस नंबर 2 का, तो उस केस के अंदर स्पाउस का जो है उस केस के अंदर उसको कुछ नहीं मिलता है, सीटीजी नहीं मिलता है। अगर 60 days से 6 months के बीच में होता है तो 50% मिलता है, और अगर 6 months के बाद होता है तो 100% ऑफ सीटीजी मिलता है, जो भी सीटीजी उसकी एंटाइटलमेंट है। 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो यहाँ पे आपका अगर हम चेक करेंगे 33 में, ये वाला करेक्ट है। ठीक है। लेवल 12 का जो है वो आपका 12 ये भी करेक्ट है, ये दोनों इनकरेक्ट है। और उसने आपसे पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, डी हो गया। ये टीए से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पे डिटेल ऑफ द 3 सेंट्रल गवर्नमेंट दिस, और ये बताइए कि किस उसकी पे क्या होगी। अब ये ना, जब तक आपको पे फिक्सेशन का बेसिक नहीं पता है तो बेसिक से आपसे क्वेश्चन कर नहीं सकते।
अब बेसिक में है क्या वो बता देता हूँ। देखिए, जब आपका 7 सीपीसी आया था, तो 6 सीपीसी से 7 सीपीसी में आने में हुआ क्या, जो उस वक्त आपकी पे, बेसिक पे थी, उसको हमने ऐड किया आपकी ग्रेड पे के साथ, और उसको मल्टीप्लाई किया 2.57 से, कुछ अमाउंट आया। उस अमाउंट को हमने चेक किया जिस भी लेवल के अंदर आपकी पे फिक्स करनी है, जैसे इसकी पे फिक्स करनी थी लेवल 14 में। ओके, तो उसमें चेक किया, अगर वो अमाउंट यहाँ पे कहीं अवेलेबल है तो हम वो अमाउंट दे देते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो उससे जस्ट नेक्स्ट दे देते हैं। यहाँ पे जब आप मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का अगर आप चेक करोगे, तो यानी कि 43,000 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.57, तो जो लेवल 14 है, ठीक है, उस लेवल 14 के अंदर उनकी पे जो है 1,44,200 है, उन दोनों से कम आएगी। तो उसपे हिसाब से आपको लगेगा कि पहले की एक्स की 1,44,000 होनी चाहिए 200, और 1,44,200 होनी चाहिए, और इसकी जो आएगी वो इससे जस्ट कम आएगी, तो हमें नेक्स्ट हायर लेना होता है, तो नेक्स्ट हायर में ये आएगा। तो आपको लगेगा इसका आंसर जो है वो आपका ए है, जबकि ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज एक बंचिंग का कंसेप्ट होता है। बंचिंग का कंसेप्ट ये होता है कि अगर 6 सीपीसी से 7 सीपीसी में आने से पहले, यानी कि जब 6 सीपीसी में जो आप पे ले रहे थे, अगर वहां पे पे का डिफरेंस 3% या उससे ज्यादा है दो एम्प्लॉयज का, तो दोनों को सेम सैलरी नहीं दे सकते। तो अगर आप चेक करोगे ना, इसके अंदर दोनों के अंदर 10,000 ऐड करोगे, तो इसके अंदर गैप 3% का आ रहा है। इसका मतलब एक्स और वाई को सेम सैलरी नहीं दे सकते। इसका मतलब अगर एक्स की पे 1,44,200 है, तो वाई को एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि वो कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे। अब सेम चीज यहाँ पे भी है, इनके अंदर भी गैप जो है आपका 3% है, तो वहां पे भी क्या होगा, अब ये जेड भाई साहब बोलेंगे कि मेरे को सेम कैसे दे रहे हो, इसलिए इनको भी एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल, और अगर आपको पे फिक्सेशन के बारे में पता नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो आपसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया। एन ऑफिसर ड्राइंग ए पे ऑफ 68,000 इन सेल 13 लेवल 8, और लेवल 11 के अंदर जो है उसके अंदर उसको फिक्स किया, और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देन 2 साल के प्रोबेशन के बाद उसकी बताओ क्या पे होगी। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, हम जो रूल है, रूल के हिसाब से ऐसा कर रहे थे, जैसे ही आप आए, पुरानी वाली पोस्ट को छोड़ के आए, टेक्निकल रिजाइन दिया आपने, लियन था उस पोस्ट पे, ये कुछ कंडीशंस हैं पे प्रोटेक्शन की, तो जैसे ही आप आओगे, तो जो पे आप वहां ले रहे थे उतनी तो हम आपको दे ही देंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। जब आफ्टर 2 इयर्स या जब आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाता है, तो अब जिस दिन आप आए थे उस दिन हम आपकी पे फिक्स करेंगे FR22 1A1 या 2 के हिसाब से। 1A1 में कब करते हैं, 1A1 में करते हैं जब हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और उसमें करते कैसे हैं, जो पे आप यहाँ ले रहे थे 68,000 इन लेवल 8, उसमें एक इंक्रीमेंट देंगे, सिंपली जैसे प्रमोशन का करते हैं। ठीक है, और जो भी अमाउंट आया उसको लेवल 11 में चेक करेंगे। ये आपका होगा मार्च 2017 में, और उसके बाद आपका एक इंक्रीमेंट मिलेगा, दो इंक्रीमेंट आपको प्रोबेशन क्लियर करने के बाद मिलेंगे। तो टोटल जब आप इसको सारे का चेक करोगे, मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा नहीं रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, आपको सिंपल सा वो बता रहा हूँ कि क्या इसका कैसे करते कैसे हैं। तो इसके अंदर जब अगर आप चेक करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 76,200। ठीक है, ये लेवल 8 और लेवल के अंदर एक इंक्रीमेंट देना, जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट के बाद यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा, शायद 72,000 आता है, कितना आता है, 69,000 आता है। उसके बाद आपको दो इंक्रीमेंट ऐड करनी है, तो आप यहाँ 76,200 के ऊपर पहुंच जाएंगे। 36, which one of the following classes of government servant are eligible for the dearness allowance if their pay doesn't have include the compensation for the increased cost of living? ये जितने भी हैं आपके 36 के अंदर जितने भी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सभी एलिजिबल होते हैं। इसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो डी है।
Consider the following statement regarding the admissibility of dearness relief on pension. तो dearness relief on pension is admissible when the pensioner is appointed. ये previous आपका क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आया था ये क्वेश्चन। ये तीनों ही तीनों एलिजिबल हैं। इसका आंसर जो है आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 38। तो which one of the following statement regarding the HRA is not correct? Not correct पूछा। For the purpose of admissibility of HRA, the cities towns have been classified into three categories. Correct है, ये three categories में ही कर रखा है, X, Y और Z. The for the grant of HRA, SAS नगर मोहाली has been treated as par with चंडीगढ़. ये भी इसके ऊपर एक ऑर्डर निकला हुआ है। और आपका जो है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एचआरए मथुरा वृंदावन, ये आपका वाई कैटेगरी में है, ये भी इसका ऑर्डर है। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द टेम्पररी ट्रांसफर शैल एंटाइटल टू द ड्रॉ द एचआरए एट द सेम रेट फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 180 डेज। ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। उसने ही आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था कि नॉट करेक्ट। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या है, डी है 38 का। 39. Which one of the following conditions are required to be fulfilled while formulating the proposal for the training of the government servant under the financial aid scheme? ये आपका इसके अंदर मेरे हिसाब से इसके अंदर अगेन मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, लेकिन जो कुछ दूसरी स्कीम्स के अंदर जो है एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। इसके ऊपर मुझे डाउट है कि ये करेक्ट है या नहीं है। मेरे हिसाब से 10 ईयर नहीं है, तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए। अगेन ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा जिसको मैं गेस कर रहा हूं, मेरे पास कुछ एविडेंस नहीं है। 40. इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द मेथड फॉलोड फॉर प्रमोशन इन ग्रुप ए एंड ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप ए पोस्ट इज सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के अंदर कह रहा है 8 पोस्ट हैं, बताइए जोन ऑफ कंसिडरेशन के अंदर कितने कैंडिडेट होंगे। तो इसके अंदर एक रूल होता है, उस रूल को ध्यान रखिएगा। अगर अप टू 10 पोस्ट हैं, अप टू 10 पोस्ट हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है जोन ऑफ कंसिडरेशन का, वो होता है 2x+4। तो उसके लिए आंसर क्या हो गया, 8 टू द 16 प्लस 4। एक्स का मतलब नंबर ऑफ पोस्ट, तो आंसर तो हो गया 20। लेकिन इसकी बेसिक बात का ध्यान रखो, क्योंकि हो सकता है अगर आज इस ये वाला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर। मोर देन 10 पोस्ट के लिए वो फॉर्मूला होता है 1.5x+3, ये होता है। लेकिन लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप जो 10 के लिए है, अगर आप 10 पोस्ट का कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 × 2 20+4 ये आ जाएगा। ठीक है। अब आप 11 का चेक करो, 11 का अगर आप चेक करोगे ना तो 24 से लेस आएगा। अब एक बात सोचिए प्रैक्टिकली, 10 अगर पोस्ट हैं, उसके लिए मैं 24 ऑफिसर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, उनका नाम कंसीडर कर रहा हूँ। तो 11 के लिए क्या उससे कम कर सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। तो 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, इन सब के लिए 24 ही होता है जोन ऑफ कंसिडरेशन। इस बात को ध्यान रखना। ओके, यानी कि अगर आप 24 का निकालेंगे तो 24 का 1.5, सॉरी गलत बोल गया मैं, 14 का अगर आप निकालेंगे तो 14 का कितना हो जाएगा, 14 इंटू 1.5, 21 और प्लस 3 कितना आ गया, 24। ओके, तो अब अगर आप देखिए 10, 11, 12, 13 और 14, इन सब के लिए जो जोन ऑफ कंसिडरेशन होती है ऑफिसर्स की, वो 24 ही होती है। मतलब क्या होता है, मतलब देखो, मान लीजिए मेरे पास 8 पोस्ट हैं, तो अब अगर आपका नॉन सिलेक्शन होता है ना, तो जनरली होता क्या है, सिर्फ सीनियोरिटी देखूंगा और ऊपर के 8 ऑफिसर्स अगर वो एलिजिबल हैं, अदरवाइज तो उनको मैं प्रमोट कर दूंगा। मैं अपार को ज्यादा वेटेज नहीं देता हूं उसके अंदर। ठीक है, एडवर्स एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो नहीं देता हूं। लेकिन अगर आपका
सिलेक्शन है तो मैं क्या करता हूँ, 20 ऑफिसर्स की अपार मंगाता हूँ लास्ट 5 ईयर्स की, और फिर देखता हूँ कि उनकी ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग के हिसाब से मार्किंग करता हूँ, और जो मार्किंग के हिसाब से ऊपर आता है उनका सिलेक्शन करता हूँ। ये मतलब होता है जोन ऑफ कंसिडरेशन का। एक बात का और ध्यान रखना, एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए जो है वो जोन ऑफ कंसिडरेशन 5x होती है। इस बात को भी ध्यान रखना, मतलब इसलिए साथ साथ बता दिया ये सारा का सारा, बिकॉज आगे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। Scientists in DRDO are covered under the FCS. A scientist B was promoted after 4 years, और उसके बाद जो है उसका बी से सी में हो गया, लेकिन सी से डी में नहीं हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या उसको हम एमएससीपी देंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम बाउंड स्कीम है तो हम एमएससीपी नहीं देते हैं, लेकिन एफसीएस के लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए एमएससीपी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, बी से सी ये 4 साल में बन गया, ठीक है, सी से डी नहीं बन पाया। तो अब हमारा एक बेसिक रूल है एमएससीपी का, किसी को भी एक लेवल के ऊपर 10 ईयर से ज्यादा नहीं रख सकते, तो 10 ईयर, तो टोटल 14 ईयर्स में बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आंसर सी है, कि सी, साइंटिस्ट सी जब बना वो उसके 10 साल के बाद उसको साइंटिस्ट डी के लिए कंसीडर कर लेंगे। 42, consider the following statement regarding the completion of APAR. Whenever authority has upgraded, downgraded the overall grading of APAR without giving sufficient reason, the department promotion committees shall treat such an exercise as non-existent. बिल्कुल ठीक बात है। A reporting officer can write APAR to the subordinate within 1 month of this, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो इसके अंदर थर्ड क्या है, अर्न लीव फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 15 days कैन बी रिड्यूस्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट रिलेटेड टू अ डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट में बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 years, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 1, 2 एंड 3। 43, a central government officer serving Delhi level 14 drawing a basic pay of 2,18,000 proceed on deputation to Mumbai। अब इसके अंदर आप बेसिक बात ध्यान रखो, अगर आप सेम स्टेशन के ऊपर डेपुटेशन पे जाते हो तो रूल क्या है, जो भी आपकी बेसिक है उसका 5% मिलता है, या मैक्सिमम 4,500, और अगर आप आउट स्टेशन जाते हो तो 10% मिलता है, ठीक है, या मैक्सिमम टू 9,000। अब ये दिल्ली से मुंबई गया है, अगर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21820। अपर कैप कितनी है, 9,000, तो इसको कितना मिलेगा, 9,000। लाइसेंस फी फॉर टाइप 6, अगेन ये भी बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, बिकॉज इसके अंदर अगर आपको बेसिक पता नहीं है ना तो आप ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो। रूल क्या है, अब ये देखो इसके अंदर एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मुंबई, क्योंकि दिल्ली के लिए रूल अलग है, मुंबई के लिए रूल अलग है। मुंबई के लिए रूल ये है कि अगर लेवल 5 एंड अबव जो आपका है उसके अंदर आपका जो भी आपकी लाइसेंस फी होती है 1840, पहले महीने के अंदर वो आपसे 120 टाइम्स लेते हैं, पहले महीने के अंदर 120 टाइम्स लेते हैं डैमेज चार्जेस, निकालिए इसको। उसके बाद जो सेकेंड मंथ है उसके अंदर ये 120 पर टाइम तो लेंगे ही लेंगे, साथ में 10% इसका एक्स्ट्रा लेंगे, यानी इसका 10% एक्स्ट्रा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 110%, यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो और दोनों को ऐड कर लो, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली के लिए अलग अलग हैं, 40 टाइम्स और 50 टाइम्स हैं, ओके। अप टू लेवल 4 जो है वो 40 टाइम्स है, लेवल 5 एंड अबव जो है वो डैमेज चार्जेस 50 टाइम्स है। और वहां पे वही वो भी है, यही कि फर्स्ट मंथ के अंदर जो होता है, सेकेंड मंथ में 10% एक्स्ट्रा देना होता है, थर्ड मंथ में 20% एक्स्ट्रा देना होता है, और फोर्थ मंथ में 40% एक्स्ट्रा देना होता है, ओके। ये आपका
जो रूल हैं, जीपीआरए के रूल हैं, उसमें ही लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर 4,63,680 है। अगेन, अगर आपको ये आपने काम नहीं कर रखा है, ये क्वेश्चन आपके उससे बाहर था, गैस करना हो तो कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड क्या है इसका। 45, ग्रुप सी एम्प्लॉय गेट प्रमोटेड 15 फरवरी को, 22 को, ठीक है। तो ग्रुप सी से ग्रुप बी में प्रमोट हुआ। आपको मालूम है CGE GIS ग्रुप सी के लिए कितना है, 30, ग्रुप बी का कितना है, 60। लेकिन हम साल के मिडल के अंदर इसको नहीं करते हैं, हमेशा 1 जनवरी को करते हैं। और सिंस ये 15 फरवरी को आपका प्रमोट हुआ है, तो 1 जनवरी को तो नहीं कर सकते ना, बाद में ही करेंगे। तो उसके हिसाब से 1 जनवरी 2023 को हम इसका अपग्रेड करेंगे 60 रुपीज के हिसाब से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ CCS पेंशन रूल 2021। तो इसके हिसाब से जो है क्या है, कंफर्मेशन विल बी मेड वंस इन द सर्विस ऑफ ऑफ द ऑफिशियल, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कंफर्मेशन इज लिंक टू द अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट वैकेंसी इन द ग्रेड, ये रॉन्ग है। An officer who has successfully completed the probation may be considered for the confirmation, correct है। The distinction between the permanent and the temporary employee for the grant of pension and other pensionary benefits shall be maintained, ये गलत है। इसका जो आंसर है आपका फर्स्ट एंड थर्ड है। नेक्स्ट क्या है, अ फैमिली पेंशन ड्राइंग अ पेंशन ऑफ 30,000, 85 ईयर्स का जब होगा तब बताइए कितनी मिलेगी। आपको मालूम है 80 ईयर्स में 20% एक्स्ट्रा हो जाती है, और 85 में कितनी हो जाती है, 30% एक्स्ट्रा हो जाती है। तो 3,000 का 30% होगा 9,000, तो 30,000 प्लस 9,000 उसकी कितनी हो जाएगी, 39,000। 48, consider the following statement regarding the provision of the premature retirement from the government service. No employee should be only be retired on the ground of inefficiency if he is retiring within 1 year, correct information है। ठीक है, no show cause notice is necessary before 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 the premature retirement, तो ये भी आपका करेक्ट है। No representation can be made by a government servant against the issue of the order of premature retirement, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। आपका नो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंट दे सकते हैं। पेंशन इज एडमिसिबल इन एडिशन टू द पे एंड अलाउंसेस ऑफ दिस, ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली उसने पूछा नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट के हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, डी हो गया। 49, Mr. X joined the office of the principal AG UP Prayagraj on the basis of the result declared on this, the vacancy against which are this, और उसका जो है डाइड हो गया इतने में 15.5 साल की सर्विस के बाद, द कॉर्पस अकोमोलेटेड इन NPS। देखो ये पूरी पूरी स्टोरी लिखी हुई है, पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा, मैं आपको बेसिक क्रक्स बता देता हूँ। बेसिक क्रक्स क्या है कि एक एनपीएस के अंदर कवर्ड एम्प्लॉय है और उसकी डेथ हो गई, और उसने डेथ से पहले वो अपना रूल 10 के अंडर में जो फॉर्म भरा जाता है उसमें लिखा कि अगर मेरी डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है तो मेरी फैमिली को फैमिली पेंशन चाहिए अंडर ओल्ड पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन उठता कि कॉर्पस का क्या होता है। देखिए दो पार्ट है आपके, एक है जो गवर्नमेंट सर्वेंट का पार्ट है, एक है जो गवर्नमेंट का पार्ट है, और फिर उसके ऊपर रिटर्न, दोनों के ऊपर। तो जो गवर्नमेंट का पार्ट और उसकी रिटर्न है वो तो चली गई गवर्नमेंट के पास, इसके अंदर तो कोई लोगों को डाउट ही नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, जो ये रिटर्न होती है ये भी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। उसकी फैमिली को क्या मिलता है, उसको फैमिली को मिलता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने कंट्रीब्यूट किया है वो, और प्लस उसके ऊपर जो जीपीएफ का जो रेट है जब से उसने कंट्रीब्यूट किया है वो मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है बी। इतना लेंदी क्वेश्चन था, पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाए वहां पे। 50, तो इसका जो है आपका आंसर है
50 का, ए गवर्नमेंट सर्वेंट सुपरएनुएट्स ऑन दिस विद द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 30 इयर्स 11 मंथ्स, हिज पे डिटेल्स आर दिस। तो ये कह रहा है कि बताइए कि क्या मिलेगा उसको। तो इसमें सिंपल सा उसमें रूल में लिखा हुआ है कि जो उसकी बेसिक पे होती है, बेसिक पे के अंदर पर्सनल पे इंक्लूड नहीं होती है, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, 1,80,000 के हिसाब से 50% पे बनती है, तो 90,000 उसकी पेंशन बन जाएगी। 51, who among the following shall be the competent authority for the final decision on the question of withdrawal विदहोल्डिंग ऑफ पेंशन। अब यहाँ पे ना एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर अभी अभी एक ऑर्डर आया है, अभी अभी तो नहीं हो गया, मतलब शायद 2022 में आया था या 2023 के स्टार्टिंग में आया था। उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं रूल 8 के अंदर, पेंशन रूल के अंदर। उसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है, ठीक है, अगर वो हैं तो वो इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, और इसके अंदर विदाउट कंसल्टिंग यूपीएससी, विदाउट कंसल्टिंग यूपीएससी वो इसके ऊपर देंगे। यूपीएससी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यूपीएससी को कंसल्ट करने की जरूरत कब पड़ती है, यूपीएससी को कंसल्ट करने की जरूरत तब पड़ती है अगर डिसीजन प्रेसिडेंट साहब ने, मैडम ने लेना हो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो गया। 52, एज पर द सीसीएस पेंशन रूल 2021 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द फैमिली पेंशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, यहाँ पे दो बातें हैं। एक है, अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो तब कौन करेगा, और एक है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हो या किसी फॉरेन सर्विस पे जा रहे हो तो कौन करेगा। ध्यान रखना, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाते हो, उस केस के अंदर उसी डिपार्टमेंट को कैलकुलेशन करनी होती है, यानी कि जो बोरो कर रहा होता है। और इस केस के अंदर जो आपका लैंडिंग डिपार्टमेंट है जिससे आप ओरिजिनली बिलोंग करते हो, उसके अंदर उनको कैलकुलेशन करनी होती है। ये बेसिक फंडा है इसका। रूल क्या नाम है आपका, पैरा 78 है, उसके अंदर आप चेक कर लीजिएगा, इसके अंदर ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर बनता है, पढ़ लीजिएगा इसको, मैंने आपको बेसिक बता दिया है। इसके अंदर आंसर बनता है सी, सेकंड एंड फोर्थ। 53, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन एज per month that can be granted under the central civil this in case of the central government servant is। अब देखो इसके अंदर भी ना एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखिए, आपकी फैमिली पेंशन एक टाइप की नहीं होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है नॉर्मल फैमिली पेंशन। तो नॉर्मल फैमिली पेंशन के हिसाब से अगर मैं मैक्सिमम अमाउंट चेक करूं तो आंसर आता है 75,000। ठीक है, और अगर मैं एनहेंस फैमिली पेंशन के हिसाब से अगर चेक करूं तो उसके अंदर आंसर आता है 1,25,000। दो अलग अलग पैरा में दो अलग अलग स्टेटमेंट गिवन है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस हिसाब से इसको क्वेश्चन को बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1,25,000 होना चाहिए। और अगर आपको चेक करना हो तो पेंशन रूल का रूल नंबर 52A1 और A4, उन दोनों को चेक कर लीजिएगा, एक में ये लिखा हुआ है, एक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, बिकॉज फैमिली पेंशन के अंदर एनहेंस फैमिली पेंशन को भी हम फैमिली पेंशन ही मानते हैं, तो ये आंसर होना चाहिए। बट अगेन वही बात है, यूपीएससी इसको क्या मानता है, बोलेगा हम तो फैमिली पेंशन लिखा था, हमने कौन सा एनहेंस फैमिली पेंशन लिखा था। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि वो उसको क्या लेते हैं। ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, तो उन्होंने जो है अप्लाई किया, तो अब उसको जो है अपनी सर्विस के बारे में बताना है। अगर वो सर्विस के पता नहीं लगेगी तो कैसे पता लगेगा कि 20 ईयर्स की सर्विस हुई है कि नहीं हुई है। और कब वो मान ले कि हाँ, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना। अगर उन्होंने नहीं बताया तो 15 दिन के अंदर के बाद वो ये मान सकता है कि हाँ, मेरी 20 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट हो गई है। और ये भी आपका रूल में ही लिखा हुआ है, ये आपका रूल 43 है, उसमें लिखा हुआ पेंशन रूल के। In the context of Central Civil Service Pension Rule 2021, which one of the following statement regarding the emoluments is not correct? ठीक है,
स्टेगनेशन इंक्रीमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एमोल्यूमेंट फॉर कैलकुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ग्रांटेड टू द मेडिकल ऑफिसर इन लिeu ऑफ दिस इंक्लूडिंग एमोल्यूमेंट, ये करेक्ट है। पे ड्रॉन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन डेपुटेशन टू अ स्टेट गवर्नमेंट और वाइल ऑन द फॉरेन सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज एमोल्यूमेंट, ये इनकरेक्ट है। और उसने आपसे ये पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उस केस के अंदर उसको एमोल्यूमेंट काउंट करते हैं। बट अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाते हो या आप फॉरेन सर्विस पे जाते हो तो ये काउंट नहीं होता है। Which one of the following circumstances a pensioner, a person who has claimed to receive his share of gratuity after the death of the government servant is debarred? अब यहाँ पे ना तीन में ना वर्ड लिखा हुआ है चार्ज, चार्ज, चार्ज। इन वर्ड चार्ज की वजह से ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। क्योंकि चार्ज अगर होता है तो हम वो पेमेंट को सस्पेंड करते हैं, डिबार नहीं करते हैं उसको। डिबार तभी करते हैं अगर वो कन्विक्टेड हो जाए। तो इसके हिसाब से जो इसका जो आंसर है 56 का, वो आपका है सी। 57, विच वन ऑफ द व्हाट इज द रेट ऑफ द डेथ ग्रेचुटी पेबल अगर 11 ईयर की सर्विस हो गई तो उसके लिए इसका आंसर जो है वो आपका सी है। अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग होता है। लेस देन 1 ईयर की सर्विस है तो कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, फिर 6 टाइम्स होता है। 58, X was initially appointed on 15th of December 2001 in an autonomous body, और फिर उसने वहां पे भी एक आपकी नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। अब वो यहाँ पे आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया वहां पे टेक्निकल रिजाइन करके। तो कहता है कि उसकी पुरानी वाली सर्विस कब काउंट नहीं होगी। वो वहां से ट्रांसफर लेके आ सकता है, वो सर्विस यहाँ पे कैरी करके ला सकता है। बट अगर वो ये डिसाइड करता है कि जो मैंने ऑटोनोमस बॉडी में सर्विस की है उसका पेंशन मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, तो इस केस के अंदर उसको वो नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो ये है। अगर वो सेपरेटली ड्रॉ करता है पेंशन तो इस केस के अंदर उसकी पुरानी जो सर्विस है वो काउंट नहीं होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग when is a head of office required to determine the qualifying service in the consultation with the accounts officer and communicate the same to the government servant in format 4? तो इसलिए इसका आंसर है ऑन ईच ओकेजन। अगर आपको पढ़ना हो तो उसके अंदर आपका ये पेंशन रूल में लिखा हुआ है कहीं पे, शायद इसके अंदर जहाँ पे भी वो क्वालिफाइंग सर्विस का जो है चैप्टर उसके अंदर लिखा हुआ है ये बात। 60, 92 ईयर्स की एज में कितनी एक्स्ट्रा मिलती है, काउंट कर लिया करो। 80, 85, 90, 20, 30, 40। आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 60 का जो आंसर है वो क्या है आपका, सी है। 61, which one of the following type of leave shall be counted as a qualifying service subject to the approval of the this? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्ड है ना वो ये सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, ये तो ऑटोमेटिकली काउंट होती है, ये भी ऑटोमेटिकली काउंट होती है। ठीक है, ये दोनों हैं ऐसी जिसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो गया। इसका आंसर 1 2 3 4 नहीं होगा, बिकॉज वहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यूज हुआ है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद वो वही होता है। ठीक है। 62, एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपॉइंट हो रहा है, तो अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम द मंथली कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर, गवर्नमेंट सर्वेंट कितना देता है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। गवर्नमेंट कितना देती है, 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। और उसने गवर्नमेंट सर्वेंट का माना था तो वो कितना हो गया, 10%। तो बेसिकली ये आपके 1 से लेकर 62 तक क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है। अगर इसमें से मैंने कोशिश किया है कि गलतियां कम से कम हों, ना के बराबर हों, लेकिन फिर भी अगर कोई लगता है आपको क्वेश्चन में कोई आंसर में गड़बड़ हो गई है, कमेंट के अंदर बताइएगा कि जो है उसके अंदर कहाँ पे, या कोई डॉक्यूमेंट में बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी का सेकंड पार्ट आपका 2 3 दिन में मिल जाएगा, थोड़ा सा डिले हो गया इस बार। तो ये आपका था पार्ट 1। और इसको जो भी आपके कंसर्न लोग हैं उनको फॉरवर्ड करिएगा, और जो इसके अंदर आपको लगता है कि गलत आंसर दिए गए हैं उसके ऊपर मुझे इनपुट दिएगा, सेकंड पार्ट के अंदर उसको करेक्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।